अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, जिस तरह से आप लोगों का फीडबैक आता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, उसके लिए बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से आप हमारी रेमेडीज़ और जिस तरह से आप हमारे सेगमेंट्स को पसंद करें, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम तर काम जो हैं उनको बखूबी सरअंजाम दें और इसके अलावा तमाम तर जायज़ जो हमारी दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमा ले, आमीन। अच्छा जी, अब क्योंकि रोज़ाना अपने इंट्रो में मैं कोई ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर करती हूँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हम भी उस वजह से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो टॉलरेंस ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है और बर्दाश्त करना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो सबसे बहादुर इंसान वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले। और गुस्से के वक्त की गई जो बातें होती हैं ना, कहते हैं गम या खुशी में जो आप बातें करते हैं तो वो आपका एक इमोशन होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने दिन का आगाज़ करें तो अच्छी दुआ के साथ, अच्छी नीयत के साथ और इस रेजोल्यूशन के साथ कि आज आपने दिन में कम से कम गुस्सा करना है और कम से कम जो है लोगों के साथ में कोई भी ऐसा बुरा बिहेवियर करना है कि आपकी वजह से किसी को परेशानी हो। लेकिन क्योंकि हम कराची में रहते हैं और हमें एक दूसरे की वजह से परेशानी हो या ना हो, लेकिन इंतज़ामिया की वजह से हमें हमेशा परेशानी रहती है। जैसे किसी के घर में लाइट ना आना, जैसे कि मेरे घर में लोड शेडिंग है, गैस नहीं आती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन मसाइल का हल और इनके ऊपर क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से आपको पता ही है कि हमारे न्यूज़ सेशन में हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद होते हैं, फिर हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ अशरफ भाई हैं और आज हमारे साथ जो है वो उसामा है और इन दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम। अच्छा जी, आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ट्रैफिक जैम नहीं मिला और इस बात पर मैं बड़ी खुश हूँ कि ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ कि आज सुबह सुबह जो है वो कोरंगी क्रॉसिंग पर, हसन स्क्वायर पर ट्रैफिक नहीं था। आज देखिए मेरी खुशी दीद नहीं है। अशरफ भाई ज़रा आप इसके ऊपर थोड़ा सा तजिया और तबसरा कर लें। आप जल्दी निकली होंगी आज? नहीं, बल्कि आज जो है वो मैं किसी वजह से जो है वो इनफैक्ट लेट हुई, लेकिन फिर भी जो है वो मैं पहुंच गई। आप देखेंगे ये कमाल है, किस वजह से ये कमाल है? इस वजह से कि जी ट्रैफिक जैम नहीं था और हम टाइम से पहुंच गए। अच्छा जी, तो ये सारा सिनेरियो, ये सारी सूरत हाल है। अगर रोज़ाना ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी हो तो क्या बात है? क्या वैसे क्या तज्जिया हो सकता है इस पे आपका कि कराची के शहरी आज कम निकले सड़कों पे? यही या मैं भी सबक घर से निकला गुलशन से, तो जब मैं आया हूँ और मैं हैरान, वैसे रोज निकलता हूँ तो मुझे जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी रोड से, जेल चौरंगी से आता हूँ, शहीद मिल्लत वाली रोड से। आज मैं भी परेशान, मैंने कहा वाह स्टेडियम भी खाली, कारसाज भी खाली, फिर मैं शारा फैसल आ गया। शारा फैसल बिल्कुल, मतलब मैं गाड़ी नहीं रुकी। काम, अब यकीन के सिर्फ एक सिग्नल आया है जो कारसाज पे है, जो हम फंका चौरंगी वो कहते हैं, उसके अलावा मेरी गाड़ी कहीं नहीं रुकी। मैं घर से निकला हूँ 13D से, जब मैं उस पे आया और सीधा सिविक सेंटर से पुल से उतरा, सीधा क्रॉस करता हुआ स्टेडियम, फिर ब्रिज, फिर उधर जब कारसाज पे, तो एक सिग्नल पे मेरी गाड़ी मतलब जैम पैक, मतलब जो खड़ा होना वैसे वो सिग्नल की वजह से बंद था, वरना वो नॉन स्टॉप आता मैं। और मैं भी आज मतलब घर से हैरान हो रहा हूँ कि दिन में 30 मिनट में मैं ऑफिस वैसे में था। अशरफ भाई इसके ऊपर जो है ना आज जरूर कोई ना कोई रिसर्च बैठनी चाहिए कि आज कराची के शहरी बाहर नहीं निकले आज यही लग रहा है ट्रैफिक कोई क्या हुआ क्या है? नहीं माशाल्लाह से आज देखते हुए जो चैंपियंस घूम रहे होते हैं ना, वो जो बाइक वाले वो भी नजर नहीं आए। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, मैंने कहा इतने सुकून से कैसे जा रहा हूँ, ये भी तकलीफ हो रही थी मुझे, टेंशन हो रही थी। सही बात है। मतलब ये कि सीरियस आपने अच्छा नोट किया कि फिर जब आपने बोला ना तो मैंने वो वीडियो घुमाई, तो 30 मिनट में मैं यस मैं यही तो बता रही हूँ कि मैं भी तकरीबन 30 मिनट्स में ऑफिस आ गई और आज ये मतलब कोई तारीखी कारनामा हो सकता है। उसामा भी हमारे साथ है। उसामा जरा बताएं आज क्या मुख्तलिफ सड़कें मिली हैं आपको कराची की? बिल्कुल, देखें आज तो मैं भी नॉर्मली जो टाइम होता है लेकिन लेट ही हो जाता हूँ मैं, क्योंकि ट्रैफिक अगर जाम होता है, लेकिन आज जो है वो काफी कम ट्रैफिक था। आपका क्या मतलब असेसमेंट है, क्या हुआ आज? सब कराची वालों ने छुट्टी की हुई है या हसन स्क्वायर से नहीं आ रहे आज, क्या कहीं और वाली रोड से आ रहे हैं? नहीं देखिए, इसकी एक वजूहत है। क्या हुआ है? अगर आप देखेंगे ना स्टार्ट के डेज में तो मंडे टू वेडनेसडे ज्यादा ट्रैफिक होती है एज कम्पेयर टू
अदर डेज। उसकी एक वजूहत ये है कि पहला वीक का फर्स्ट डे होता है, तमाम लोग ही जा रहे होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। हाँ। और सुबह के औकात में अगर आप 8 बजे का टाइम देखेंगे ना, जो ट्रैफिक जाम होती है वो ज़्यादातर स्कूल में जो लोग जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ वाले जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश 3 दिन तो लाजमी तौर पर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आप देखेंगे आपको फ्राइडे को ट्रैफिक कम मिलेगा, सैटरडे संडे तो बहुत ही आपको कम मिलेगा। और आज एक वजूहत ये है कि MR कियानी रोड पर एक जलसा भी हो रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया, ट्रैफिक पुलिस भी ज्यादा है, तो उसकी एक वजूहत ये भी हो सकती है। उसकी एक वजूहत ये भी हो सकती है। चले जी, लेकिन कुछ मुआहदे भी हो रहे हैं और कुछ बड़े लेवल पर बहुत अच्छी जो है वो सरगर्मियाँ भी हो रही हैं, डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा तवील मुद्दती ताउन का आकाश है, सऊदी आला उहदेदार का ऐसा कहना है। जबकि कल हमने देखा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं और जो ये एक पूरा एक मुआहदा हुआ है, उसमें इस मुआहदे में ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क पर बैरूनी तौर पर अगर कोई भी हमला होगा तो वो दोनों ममालिक के दरमियान एक ही तस्वुर किया जाएगा। और बड़ा ज़बरदस्त ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा जो है वो है डिफेंस मुआहदा। इसके ऊपर अशरफ भाई से मैं चाहूँगी कि अशरफ भाई, ये कितनी बड़ी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में ये कितनी बड़ी जो है वो आप एक और उनके लिए सेटबैक। जी, ये देखा जाए कि इस्लामिक कंट्री अगर देखा जाए ना सबा, हाँ। 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री हैं पूरी दुनिया में, और जो बरादर मुल्क हमारे हैं वो भी ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अभी जो सिचुएशन है ना वर्ल्ड वाइड, अगर हम सिनेरियो, एक मुल्क है जिसको बहुत तकलीफ है किसी भी मुल्क पे वो जाके हमला कर रहा है, वह है इसराइल। और ये शटअप कॉल देनी थी, और ये ऐसा स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदा हुआ है। और स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदा समझने की ये मैं और आप दो का एक मुआहदा हुआ है कि यानी आप पे कोई हमला करेगा या मुझ पे हमला करेगा, तो दोनों मुल्क के ऊपर हमला समझा जाएगा जी। और उसका रिस्पांस दिया जाएगा। ये मैसेज दिया गया है कि जब इस बीच में किसी भी वक्त एक मुल्क के ऊपर से आप मिसाइल दाग रहे हैं किसी दूसरे मुल्क पे, तो उसको कंसर्न देते हैं, तो कहते हैं उनको शटअप कॉल दी जा रही थी कि अगर आप भी बोलेंगे हम आप पे मार देंगे। क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो मुल्क अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो जिस तरीके से, क्योंकि पैसे की वजह से बहुत स्ट्रांग मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, और हम अगर 50 से ज़ायद ममालिक इस्लामिक कंट्री अगर मिल जाए ना, अभी ये 2 ममालिक का हुआ है तो ये मिसाल है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो वहाँ गए और उनका पुरतकबाल इस्तकबाल हुआ, जब आपका एयर स्पेस में आपका वज़ीर-ए-आज़म का एयरप्लेन पहुंचा है, तो F-15 जो देखा मैंने उसमें वो सलूट मारा गया, वज़ीर-ए-आज़म ने भी सलूट मारा और थैंक यू का कॉकपिट में से जाके थैंक यू वज़ीर-ए-आज़म की वेब उस पर भी लगा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो ये वो पैगाम है कि हम कितने करीब हैं, जितना हम लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं उतना हम सऊदी अरब से करते हैं, क्योंकि मक्का मदीना उधर है। तो ये जो 50 ममालिक है, मेरा ये है कि तमाम ममालिक को जो अभी बैठे थे उसके बाद ये बहुत बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का बहुत बड़ा डिफेंस मुआहदा हुआ है। और ये वो मुआहदा है कि अगर आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया, जैसे आपने बोला ना कि हमारा बराबर में जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसकी तो आंख तो शायद 3 गुना बड़ी हो गई होगी। और इसराइल उनके लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो जगह जगह की पॉइंट दे रहे हैं, तो मैं बताऊं कि खतरा क्या है जो मैं देख रहा हूं। जिस इस्लामिक कंट्री में ईरान पे हमला किया उसने, ये हमें पता है, बाकी दूसरी जगह तो वो नज़र पाकिस्तान पे भी रखा हुआ है, जो पैगाम दे रहा है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं आपको बताऊं, ये जो मोबाइल है ना जी, तो ये GSM मोड या इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, ये इतना ख़तरनाक है। वो किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट करके उन्होंने कई मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया है कि हम बहुत इजीली, हमें पूरी दुनिया में कौन बंदा कहाँ है हमें पता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसराइल का सबके पास ना एक इसकी सूरत में एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो सबके पास मौजूद है। तो उसकी रीजन ये है कि भाई वो इसको एक्सेस, आई गेस यही उनका मकसद है कि वो एक्सेस कर सकते हैं। मगर ये जो मुआहदा हुआ है, और ये ऐसा मुआहदा है कि मेरा ये ख्वाहिश होगी कि ये 2 मुल्कों के, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा, ये तमाम 50 ममालिक को जो है ना मिल के करना। जब 50 ममालिक कह देंगे कि किसी भी इस्लामिक कंट्री से क्रॉस करके ओवर स्पेस को यूज करके जाएगा, हम उसको गिराएंगे, उस मिसाइल को, और जो मारेगा हम उसके ऊपर भी मारेंगे। अच्छा, देखें इस वक्त अगर हम देखा जाए ना तो इस्लामिक कंट्री को ही टारगेट किया जा रहा है। अब किसी वक्त कोई खबर भी उठाएं, आप बताएं UK पे हुआ कोई हमला? यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, किसी और मुल्क पे हुआ, फ्रांस पे हुआ, किस पे हो रहा है? इस्लामिक कंट्री। और इस्लामिक कंट्री पे प्लान के तहत ये किया जा रहा है। और इस वक्त देखा जाए अमरीकी सदर जो हैं वो पॉजिटिव मोड में आके सारा पाकिस्तान और इंडिया का हुआ तो आके उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 8 दफ़ा बोला कि अभी आपके 6 या 7 गिने, वो तो 7 पे चलेगा।
तो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रोकता तो उनके शायद 7 इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, यानी कि 20, 30, 40 भी होता, क्योंकि उन्होंने अमरीकी सदर ने बोला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है मतलब वो अनडाउट के उसने जो अटैक किया है और उसका रिस्पांस आया है तो बर्ड्स की तरह गिर रहे थे उनके जहाज, तो उस पर आके उन्होंने रोका। वो पहले डिनाई कर रहे थे, अब यही जो है इस्लामिक कंट्री के ऊपर कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है सबा, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं ना उन सब के लिए, क्योंकि आप टारगेटेड करके एक मुल्क पे मतलब इसराइल जब चाहे हमला कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। इनको शटअप कॉल देनी थी। और यहाँ पे जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है तो अब इसमें यह है कि दिफाई मुआहदा है ये, और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो फुल माली सपोर्ट के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान को करे। देखें जब ऐसा कुछ होता है तो हमें फंड्स चाहिए होता है, और अगर यहाँ से होगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के, तो ये उनको देखना चाहिए कि दोनों मुल्क मिल गए हैं, एक पावर है विद माली सपोर्ट के साथ सऊदी अरब, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि आपका एटमी पावर भी है, आपकी एयरफोर्स नंबर 1 है, और जो पूरी दुनिया बोलती थी कि आपकी आर्मी नंबर 1, तो अब वो खुद बोल रहे हैं, अब हम नहीं बोल रहे, वो खुद बोले, पूरी दुनिया बोल रही है कि उसका जो रिस्पॉन्स है पूरी दुनिया, क्योंकि अगर आप देखें अभी यूके में हुआ था ना एयर शो जो वहाँ पे भी जाके सारे वो जो एयर शो में सबको छोड़ के पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वो लगा हुआ था उसको जाके देख रहे थे, JF-17 थंडर को देख रहे थे, और कह रहे थे कौन सा जहाज है भाई, इसी से मारा था। तो वो उधर नहीं देख रहे थे, किसको देख रहे थे, पूरी दुनिया की नजर किसके ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया कोटेड दिस कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है दे आर किंग ऑफ स्काई, मतलब आप देखें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि बिल्कुल आप मतलब जब आपकी ये बात हो रही है हमारी कंट्री के बारे में, हमारी एयरफोर्स के बारे में बात हो रही है, तो आपका सर फख्र से बुलंद हो जाता है और आपका जो पेट्रियाटिज़म है ना वो उसका लेवल 100% हो जाता है। सो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारी आर्मी जो है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, यानी कि मतलब जो अमेरिकन्स हैं उनके जो शोज़ होते हैं ना वहाँ पर जब वो ये नंबरिंग करवा रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि वो पाकिस्तान आर्मी का नाम पहले नंबर पर ले रहे होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है। और उसके बाद क्योंकि ये रैंकिंग्स चेंज होते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी आर्मी है, ये जो हमारी इंटेलिजेंस है, दे आर स्टिल ऑन टॉप, दे आर स्टिल रॉकिंग। तो अब ये जो डिफेंस मुआहदा हुआ है सऊदी अरब बिटवीन पाकिस्तान, इसकी आप ओवरऑल खित्ते में कितनी अहमियत देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बाकी मुल्कों पर भी क्या पड़ेगा? चलिए ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया कि इंडिया पे तो इसका सैड बैक पड़ेगा, और वैसे कल जो है वो मोदी की सालगिरह भी थी तो एक और दुख जो है वो मिल गया होगा उनको। खैर, तो इस दुख के बाद, इंडिया के इस दुख के बाद अब बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं और ख़ित्ते में जो बाकी सूरत हाल है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये अगर हम माली की सपोर्ट की बात करें या दिफा की बात करें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप देखें कि इंडिया ने बिला जवाज अपना खुद साख्ता मोड बना के पाकिस्तान पे हमला किया था। तो अब उसको भी सोचना होगा, 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख दफ़ा सोचना होगा कि अब अमेरिका भी इनको जलील कर चुका है और अब सऊदी अरब भी साथ खड़ा हुआ है। अगर हमने कुछ यूं टेढ़ी आंख से भी देखा ना तो मसला हो जाएगा। तो अब ये इंडिया को भी मैसेज गया है, और वो एक जो इसराइल है जिसको हम नहीं मानते हैं और ना मानेंगे कभी, और वो इतना सा मुल्क वो समझ रहा है कि हम किसी भी, अभी 2 मुल्क हुए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह से कि आपके जो 50 से ज़ायद ममालिक हैं डिफेंस मुआहदा करें और ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारे ना कि वो मिसाइल के बटन दबाते हुए ना वो भी सोचे कि किसी भी मुल्क पे आप ये देखें ना, किसी भी घर पे आप हमला कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये यूनाइटेड नेशन कहाँ है, ठीक है, ये तमाम जाके वहाँ पे आप मतलब रेजोल्यूशन डालते हैं, ये सब डालते पे बोल के। मुझे जब ये कल मुआहदा हो रहा था ना सीरियस सभा में, एक सीन मुझे याद आ गया भुट्टो साहब का, यूनाइटेड नेशन में जब कश्मीर के ऊपर आया, उनके ऊपर ये पाबंदी जैसे अभी वो लगी, उन्होंने वहाँ पे जो फाड़ के फेंका था ना और पाकिस्तान बैकआउट किया था यूएन के, वो मुझे इजलास याद आया कि ये ऐसा थप्पड़ मारा है कि ये बहुत लंबा है इसका। बिल्कुल, और उनके वो जो क्लिप्स सोशल मीडिया पर है ना इस वक्त, वो सबसे ज्यादा ठीक है। तो हमारा हमने वो कश्मीर पे उस वक्त से लेके आज तक हम उस पर खड़े हैं, कायम हैं और कायम रहेंगे। और जो दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो ये मुआहदा है ना, ये पूरी दुनिया, आप अभी गूगल पे करें, टॉप ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, इट्स अ टॉप ट्रेंड इन द होल वर्ल्ड। सऊदी अरब और पाकिस्तान
और आपको बताऊं अभी जो सऊदी अरब में भी मैंने वीडियो देखी थी, पूरे सऊदी अरब में जो मेन जो था वहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे लगे हुए हैं। सरकारी इमारतें दोनों जानिब से हाँ सजाई गई थी। बिल्कुल, वी आर नॉट टू, वी आर वन। वी आर वन नेशन। और पाकिस्तान में भी ऑर्डर आ गया, जो कल मैंने देखा, पूरे इस्लामाबाद को बोला है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे से सजा दिया जाए। इट्स मीन कि अब आप नॉर्मली देखेंगी, क्योंकि ये दो मुल्क हैं लेकिन वन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यू नो इट्स रियली इम्पैक्टफुल। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया हमेशा ये बात करता था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। मेरे ख्याल में इंडिया खुद आइसोलेट हो गया और बहुत बुरी तरीके से आइसोलेट हो गया। उनको तो कोई मुमालिक नहीं मिल रहे जो उनकी बात सुन लें। और इसके अलावा आप देखिए कि एक तरफ तो ये डिफेंस का मुआहिदा और दूसरी तरफ जो है वो फिर प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के दौरे पर हैं। इस तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरब में है। तो सिफारती महाज भी पाकिस्तान का देखा जाए तो दैट्स गोइंग ग्रेट। अच्छा जी, उसामा हमारे साथ हैं। और उसामा, अब क्योंकि आपकी नज़र जो गहरी होती है ना, वो होती है कराची शहर की तमाम तर मसाइल पर। कल से लेके आज तक आप ये बताएं कि क्या क्या आपने देखा, शहर में अमन अमान की सूरत हाल क्या रही, और ओवरऑल ज़रा थोड़ा सा शहर के बारे में बताएं कि व्हाट डिड यू रिपोर्ट यस्टरडे टिल नाउ। देखें, शहर की सूरत हाल तो वैसे लोग सड़कों की वजह से परेशान हैं, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि बिजली नहीं है, गैस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हैं। लेकिन अमन अमान की अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो वो भी मज़ीद हम ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अगर 2 हफ्तों की बात, अगर ये 1 हफ्ते की बात कर ली जाए तो इस दौरान पुलिस पर जो है, पहले तो अवाम पर हमले हो रहे थे, वो डकैती मुज़ाहमत पर मारे जा रहे थे या ज़ख्मी हो रहे थे, वो तो एक अलग इंसिडेंस है। लेकिन 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ अवाम बल्कि पुलिस पर जो हमले हुए हैं उसकी तादाद 4 हो गई है। पिछली जुमेरात की रात को एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। अब कोई कांस्टेबल आई गए है ना, कांस्टेबल। फिर उसके बाद अभी ये पीर का रोज था कि डिफेंस के इलाके में एक पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ, एक पुलिस एहलकार को वो अपने साथ उठाकर ले गया दहशतगर्द। अब फिर गुज़िश्ता शाम एक दोबारा हमला हुआ, गुलशन मेमार का मकाम था जहाँ पर शाहिदा रहमानी है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, उनका गनमैन था। उनके घर से निकलकर कुछ दूरी गया है कि उसको दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया गया और उसको शहीद कर दिया गया। 1 हफ्ते के दौरान ये 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 4 पुलिस पे हमले हो चुके हैं। तो सूरत हाल क्राइम के हवाले से। अच्छा उसामा, जिस तरह से अब ये पुलिस वाले, अब जो पुलिस वाले उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी भी आपसे मालूम करेंगे। लेकिन चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर टॉप स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और उसामा से पूछेंगे कि क्या इनसाइड स्टोरी है कि अब पुलिस वालों पर भी हमले शुरू हो गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कराची शहर में ओवरऑल जो क्राइम की सूरत हाल है और अब जिस तरीके से पुलिस वालों को भी टारगेट किया जा रहा है, अशरफ भाई से इसके बारे में जो है वो इनसाइड स्टोरी जानते हैं, फिर उसामा से पूछेंगे कि क्या कुछ रही सूरत हाल। अशरफ भाई, जैसे भी इससे पहले भी यही बात हो रही थी, ये अब सिलसिला क्या, नया सिलसिला क्या निकला? पहले ताजिर आप देखें, अब पुलिस वाले देखें, ये थ्रेट देने जा रहे हैं। और जो यहाँ पे जैसे पुलिस के आला पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि क्राइम रेट कम हो गया, वही गोरख धंधा परसेंटेज। देखें, क्राइम परसेंटेज मैं जो मानता हूँ बिजनेस के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज में ले सकते हैं, क्राइम के परसेंटेज में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा मसला है कि अगर कोई बंदा क्राइम में किसी का कत्ल हो रहा है या उसको पुलिस वाले को शहीद किया जा रहा है तो क्राइम होता है। अब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई पिछले साल इतने दिनों में 8 या 9 महीने में जो है 300 लोग मर गए थे और अब जो है 200 लोग, तो 100 लोग कम मरे हैं। तो खुदा ना कैसी बातें कर रहे हैं भाई, खुदारा आप सोचें। कोई एक बंदा उसकी जान जा रही है तो आप जिम्मेदार हो। इस शहर में कोई भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, चाहे पुलिस वाला हो, सिक्योरिटी इदारे वाला हो, उसको अगर शहीद किया जा रहा है तो कौन जिम्मेदार है? सिक्योरिटी, पुलिस। इसके साथ अगर क्राइम हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम, तो उसकी जिम्मेदार कौन? अब मैं इसको फिगर गोरख धंधा दूं कि सबा को मैं बोलूं, सबा ये मैं यहाँ पर था और ये मैं यहाँ का SSP हूँ और पिछले साल जो है 9 महीने में जो है सबा यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हुए थे 500, अब हुए 250। देखें 250 कम हो गए। भाई हो तो रहे हैं ना। सही। अभी सबा समझने की जरूरत ये है कि अगर आप इनसे पूछें, जो मैं बहस करता हूँ सारे स्ट्रीट हमारे जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि पहले और अब में फ़र्क, मैं 10 साल पीछे लेके जा रहा हूँ अभी आपको। हम 2025 में 2015 की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी गया हूँ क्राइम की सीन पे। जब मैं हालांकि बिजनेस का मैं देखता था कि जब होता था तो सारे रिपोर्टर मूव करते थे। पहले ये होता था 10 साल पहले, आप किसी से भी पूछें, 10 साल पहले स्ट्रीट क्राइम होता था तो आपसे मोबाइल या कुछ भी छीन के ले जाते थे, दे विल नॉट शूट यू। अभी आप अगर वीडियो देखें, CCTV देखें, आप ना रजिस्टर करते हैं ना कुछ करते हैं, वो मार देते हैं। बिकॉज
सबसे बड़ा इशू, क्योंकि मेरी जब सवाल उठाया है, जब ये काटी में आया फेडरेशन में, मैंने ये कहा अब गैर मकामी लोग जिसमें अगवानी बहुत ज़्यादा हैं, और ये पुलिस के आपके आईजी सिंध पुलिस भी है और आपके कराची पुलिस चीफ ने भी बोला है गैर मुकामी लोग, तो भाई आप उस पर एक्शन करो ना। सही। गैर मुकामी लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ये भत्ता, अगवा, अब पुलिस वाले को अगवा, आप क्या समझते हैं कौन कर सकता है? दूसरी बात, अच्छा जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं अशरफ भाई कि ये कौन कर सकता है, अब ये जो सवाल है ना कि ये कौन कर सकता है, अगर इसका जवाब हमारे पुलिस वालों के पास है सब है, अगवानी है। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगवानी है। हाँ। आप पूरे कराची में घूमे, आप चले इस्लामाबाद चले, हाँ। अभी आप मुझे दिखाएं जरा इस तरीके करचेरा घूमने वाला और ये पुल के नीचे ये सब आपको नजर आएंगे अगवानी? नहीं। आप लाहौर में जाके दिखाएं, नहीं। कराची में क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जो पुलिस का काम है, पुलिस जा रही है, वो घूम रहे हैं, गुच्छा लगा के घूम रहे हैं इलाके में, ये जाके गश्त करते हैं, रैकी करते हैं। और मैंने कई दफ़ा खुद फ़ोन करके कहा है कि भाई ये 8-8, 9-9 क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे? हाँ। कह रहे हैं सर हम क्या कर सकते हैं। अब आप पुलिस को क्या बोलेंगे? आप पुलिस का बंदा ऑन वर्दी जब अटैक होता है उसके बाद 9 गोलियां चलती हैं, वायरलेस पे सिस्टम होता है, फिर मेरा वही सवाल है कि पुलिस वाले को वर्दी के साथ उठा के लेके जाते हैं अब और साहिल से लेके आपको, हाँ, साहिल से लेके वो हाईवे तक लेके जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर अब ये कांस्टेबल के ऊपर इस तरीके से, तो अगर ये पुलिस वालों के साथ ही ये हो रहा है तो चले पहले उसामा से बात करते, फिर अशरफ भाई से पूछेंगे अवाम का कॉन्फिडेंस किधर जाएगा, अवाम क्या करेगी? अवाम तो ये होता है ना कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो पुलिस को कांटेक्ट करेगी। अब पुलिस के साथ ही ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर अवाम जाएं तो जाएं किधर? परसेंटेज में बताइए। ये उसामा बताइएगा क्या ओवरऑल जो है वो सिचुएशन है? बिल्कुल, देखें सूरत हाल में कराची पुलिस की चीफ की जानिब से पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से तमाम DIGs को बिठाया गया, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, और कहा गया कि क्राइम रेट जो है वो कम हो रहा है। उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी खत्म हुई थी, CPLC ने सिटीजन लाइसेंसिंग पुलिसिंग कमेटी जो है उसकी जानिब से हर महीने क्राइम का डेटा जारी किया जाता है। उसने एक डेटा जारी किया, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो गाड़ियां छीनी गई थी वो माह अगस्त में छीनी गई थी। और फिर उसी दौरान अगर एक हफ्ते के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आज जुमेरात है, हम पिछली जुमेरात से देख लें तो पुलिस पर 4 हमले हो चुके हैं। पिछली जुमेरात की शाम को मलीर के इलाके में खास खैली गोट है, वहां पर एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। पीर की शाम को जो है वो डिफेंस के इलाके में गिजरी में पहले पुलिस मोबाइल पे फायरिंग हुई, फिर रात गए साहिल थाना कुछ दूर ही है, वहां से कांस्टेबल को उठाकर ले गए, वहां पे भी फायरिंग की। अब एक कल गुज़िश्ता शाम जो है वो पुलिस कांस्टेबल गुलशन मेमार थाने में तैनात था, उसको शहीद कर दिया गया। 2 पुलिस कांस्टेबल एक हफ्ते के दौरान शहीद हो चुके हैं और 4 पुलिस पे हमले हो चुके हैं। और अगर इसके अलावा अगर सूरत हाल क्राइम की बात कर ली जाए तो पहले जब क्राइम था वो मुख्तलिफ होता था, स्ट्रीट क्राइम। बीच में हमने देखा था कि भत्ताखोरी की जो वारदातें थी वो सिर्फ लियारी, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में होती थी, लेकिन अब जो ये वारदातें निकलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो शहर का मारूफ तरीन इलाका समझा जाता है वहां पर भी ये पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता शाम की बात है, तकरीबन 8 से 9 बजे का वक्त था कि जो एक फूड सेंटर है बड़ा मशहूर ब्लॉक L नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहां पर फायरिंग हुई है और उसके बाद जो है वो उसको भत्ते का मैसेज आया है। भत्ते का मैसेज आया। अच्छा अशरफ भाई, ये अभी इन्होंने जितनी डिटेल बताई है और जितने भी ये इन्होंने फैक्ट्स बताए ना, ये बड़े हैरान कुन है। यानी आप देखें कि हमारे शहर में जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, और ये जो भत्ते वाली पर्ची है इसका क्या जो है ना वो जिक्र है, और ये क्या हो क्या रहा है? क्योंकि ये पहली दफ़ा अब रिपोर्ट नहीं हो रही है, इस मंथ में कोई 5-6 दफ़ा मैंने ये खबर सुनी है कि जी भत्ते की पर्ची आ रही है। ये सब है क्या? ये हो क्या रहा है? ये अचानक से सिचुएशन को क्यों बिगड़ रही है? अच्छा सब अब टेक्नोलॉजी आ गई है, और मैं आपको बताऊं जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो यहाँ के मैसेज नहीं है, यहाँ का सिम यूज़ नहीं हो रही है। ईरान से नंबर हैं, वो नंबर वहाँ से नंबर से वो मैसेज करते हैं। कोई गया ईरान और वहाँ से जो नंबर लिया वो सिम जो है वो चला के वहाँ से मैसेजेस, क्योंकि वो नंबर मिल गया जी, फिर व्हाट्सएप पे डाला, वही नंबर आ रहा है आपको, उससे मैसेज कर रहे हैं और वो सब पता है उन्हें, क्योंकि हैं वो यहीं। ईरान से आप उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि वो सिम यूज़ हो रही है ईरान वाली, मैसेज उससे आ रहा है, वॉइस नोट दे रहे हैं। और अब मैं बताऊं, मैंने कंसर्न किया कि हमारी टीम ने चलाया वो सही वॉइस नोट भी चलाई, सारे मुख्तलिफ जो ताजरों को मिली है। अब ख़तरा ये है कि वो सब डर रहे हैं, क्योंकि अभी जो वारदातें हुई हैं ओल्ड सिटी में और ये टिम्बर मार्केट और इधर, तो वहाँ के ताजर बात करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो मार ना दे, क्योंकि वो इतना खौफ खाए हुए कि उन्होंने बाकायदा जब कहा कि ये पैसे पुलिस दे ने इस सिलसिले में क्या किया? पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम, फिर वही पुलिस VVIP मूवमेंट के लिए है। अच्छा। अब IG साहब को निकालें, फिर पीछे गाड़ियां गिनिएगा। पुलिस के SSP साहब के साथ आप सिक्योरिटी देखें, मैं खुद ही अकेला आता हूँ,
ठीक है, कराची में जो सारे लोग बिजनेस कम्युनिटी जो है ना यहाँ पे 7 इंडस्ट्री जोन है सबा, अरबोपति 60% एक्सपोर्ट करते हैं। आप पूछें किस इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने सपोर्ट किया हुआ है, उसको वहाँ जा रहा है तो कोई आपने किसको करते हैं? पुलिस वाले को खुद तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। हाँ। इस शहर में घूमना है, वो घबरा रहे हैं ना, वो मैं बाहर जाऊँगा भाई मेरे पर अटैक ना हो जाए, काँप रहे होते हैं। सही, ऐसे घूम के दिखाए ना, आए हम लोग जाते हैं, हमें खतरा नहीं है, मोबाइल छीनने में आके वो फायर मार देगा। मुझे ये है कि इसका बच्चा, मैं अभी गया था शौदा का, इनका पुलिस का वो हुआ था, कसम से मैं वहाँ बैठ के मैं उनसे, मेरी आंखें नीचे झुकी हुई थी। 10 साल पहले बताया कि एक पुलिस कांस्टेबल को इन्होंने दहशतगर्दों, मैं दहशतगर्द कहूँगा, ये स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है, दहशतगर्द हैं, वो बेचारे पुलिस कांस्टेबल को मारा था। 2 साल की बच्ची थी, वो जब स्टेज पे आई ना, मेरी सबा आँख नहीं उठ रही थी। वो कह रही है 12 साल हो गए बाबा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तो आप सोचें कि इस तरीके से शहर में कितने लोग हैं जिनके बेटे हैं, भाई हैं, शौहर हैं, अब्बा हैं। मेरा बेटा रोज़ यूनिवर्सिटी रोड जाता है, मैंने पुलिस के हाथ पांव जोड़ लिए सबा। हाँ। मैंने एसएसपी से लेके सबको बोल दिया आज़ाद नोडियो, उनका बेटे को लूट लिया। वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा बेटा एनडीडी में पढ़ता है। मैं हाथ पांव जोड़ के उसको बोलता हूँ बेटा वो दोस्तों के साथ बस पे चले जाओ, उस पे जाओ, बाइक पे नहीं जाओ, उस पे नहीं जाओ। इतना मैं खौफ खा रहा होता ना यहाँ आने के बाद। हाँ। मैं शाम तक जब तक घर नहीं जाता हूँ, हर वक्त कहाँ पहुँचा है, आया नहीं आया, इतना खौफ खा रहा हूँ मैं। और मैं सब पुलिस वालों को कह दिया यूनिवर्सिटी रोड पे जो काम हो रहा है ना, BRT रेड लाइन अगले 2 साल नहीं बनेगी ये। नहीं वो तो नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। BRT तो नहीं बनती, वो तो उसकी डेडलाइन पे डेडलाइन। यूनिवर्सिटी उसमें पता है हजारों स्टूडेंट आते हैं रोज, और इतनी वारदात हो रही है वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतने घड़े, इतने वो, ये तो भाई उधर आए, वो कोई आता है, कोई मिनिस्टर उधर, ना मेयर जाता है, ना पुलिस वाले जाते हैं, ना कुछ जाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं, आप हेली लगा के या कैमरा 24 आवर्स लगा दें तो आप सैकड़ों लोग रोज लूट रहे हैं। सही, रोज। और वो दंदनाते हुए फिर हमने पुलिस को कह दिया, हमारी जो अनुषा रिपोर्टर हैं, उसामा हैं, बाकी रिपोर्टर, सब ने पुलिस और वहाँ जितने थाने लगते हैं सबको बोल दिया आप जाएं। अभी ये चैलेंज करता हूँ हमारे साथ जाएं, पूरा राउंड मारते हैं हम, 4 राउंड यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड पूरी जाते वापस आते, मोबाइलें दिखा दें आप। और मोबाइलें किस लिए होगी? वो बेचारा कोई जा रहा होगा, वो पिकअप वाला उसको रोक के, भाई वो उससे पैसे लूटने हैं, ठेले वाले से लूटने हैं, सब्जी या फल उठानी है। मगर वो जो घूम रहे हैं, और जो कि मेरे बेटा, दूसरे का बेटा किसी को ये सिर्फ एक गन मतलब मोबाइल है, ये उसके लिए वो फायर मार रहे हैं। आप सोचें सबा। और आगे से पुलिस चीफ कह रहे हैं कि ना पिछले साल से इस साल जो है, पिछले साल 300 लोग शहीद या मतलब स्ट्रीट क्राइम में कत्ल हुए थे, अब 150 हुए हैं। 50% कमी हो गई। किस मुंह से बोल रहे हैं यार? सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनको ना बस ये निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, और ये निज़ाम ठीक होगा तो ये मुल्क ठीक होगा। लेकिन अब जो अमन अमान की सूरत हाल है, दैट्स नॉट गुड। अच्छा चलिए जी, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं, और आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम जो है वो कराची का कैसा है। तो कराची का मौसम जो है वो जनाब औसम है, और शहर कायद का मौसम भी जो है ना वो मूड की तरह ही है कि मतलब एक जगह पे कहीं बूंदाबांदी हो रही होगी, एक जगह पे कहीं बूंदाबांदी नहीं हो रही होगी, वहाँ ख़त्म होगी। तो भाई शहर कायद में बतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, और सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि समंदरी बादलों की तश्कील और हवाओं की रफ्तार में जो है वो हो गई है कमी। अच्छा जी, हवाएं जो हैं वो कम रफ्तार से चल रही हैं। इसके अलावा जो है कराची में आज हल्की बारिश जो है उसका इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, और फिर जो शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद हम आपको ओवरऑल भी बताएंगे सिचुएशन कि 11 बजे मौसम कैसा होगा और 12 बजे मौसम कैसा होगा। तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब सिमत से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं, और यही कहा जा रहा है कि जी जो हवाएं तेज़ वाली जो हवाएं थी वो हो गई हैं कुछ कम। तो ओवरऑल जो मौसम है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो 11 बजे मौसम रहेगा वो क्या रहेगा। तो 11 बजे रहेगा 29 सेंटीग्रेड, उसके बाद 12 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, फिर 2 बजे मौसम जो है वो रहेगा 31 सेंटीग्रेड पर। और इसके अलावा जो है आगे बढ़ते और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते करेंसी रेट्स, और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या है। सो हेयर वी गो नाउ, और आपको बताते कि क्या है जी माल का हाल, ताकि आप लोगों के लिए हो जाए फ़ायदा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 189 पर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 209 पर है, यूरो जो है वो 336 पर है, कुवैती दिनार वी हैव 925। तो ये तो जी माल का हाल है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 388, वी हैव सऊदी रियाल 76, वी हैव स्विस फ्रैंक
ये है जी 353 पर, US डॉलर 282 पर है। और फ़ौरन से चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ग्रॉसरी करनी होगी ना आपने, तो वेजिटेबल के प्राइस भी आप जानिए कि क्या है वेजिटेबल के प्राइस। ये आ गया है जी टमाटर स्किन के लिए मुफीद 138 पर, और हमारे पास क्या है जी आलू है 63 पर। उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट लहसुन 322 पर है, और उसके बाद जो है जी अदरक है जो कि 460 पर है, एंड वी हैव गाजर जो 92 पर है, और उसके बाद जो है तुरई है जो कि 40 पर है। इसके बाद लौकी जो है वो 35 पर है, और फिर क्या है जी हमारे पास फूल गोभी 138 पर है, एंड व्हाट वी हैव खीरा 81 यस, और भिंडी जो है वो 104 पे है। इसके अलावा जो है और क्या है, प्याज आ रही होगी, अभी रास्ते में होगी प्याज, ये रही जी ना प्याज, और ये 58 से आगे 63 पर। तो ये तो है जी ओवरऑल सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा, सोने की जो कीमत है उसमें कमी हो गई है, तो अगर आप लोगों ने सेट खरीदना है तो जल्दी जल्दी आप सोने का सेट खरीद सकते हैं, क्योंकि सोने की कीमत में हो गई है कमी। तो जनाब आलमी मार्केट में सोना जो है वो हो गया है $24 सस्ता होकर $3,663 फी ऑन्स तक ये गिर गया है। तो 1 तोला सोना जो है 2,400 रुपये सस्ता होकर 3,88,600 रुपये का हो गया, और 10 ग्राम सोना 2,058 रुपये सस्ता होकर 3,33,161 का हो गया। चांदी जो है 1 तोला चांदी वो है जी 109 रुपये कमी के बाद 4,387 की सतह पर जो है वो आ गई है। तो ये जी सूरत हाल है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारे जो शहर की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में एक मसला हो तो बात करें ना बंदा, मसले पे मसला ही है जी। तो अभी जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है तरक्याती कामों के हवाले से, यानी कि अब जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं और उनके ऊपर तामीरात हो रही हैं, तो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से जारी हैं। अच्छा, बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जो है वो 106 शाहराहें ऐसी हैं जहाँ पर बहाली का काम जारी है, और तरक्याती काम मुकम्मल करने का टारगेट जो है वो 60 रोज़ रखा गया। ये मुर्तज़ा बाब साहब कह रहे हैं कि जी 60 डेज़ में यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि गैर मयारी काम करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करके अदायगियाँ रोक दी जाएंगी। इसके अलावा ना आगे बात करने से पहले मैं जल्दी से चाहूँगी कि मैं अशरफ भाई से इस इशू पर जो है वो उनका तज़िया ले लूँ। अशरफ भाई जी, बाकी अप टू यू। ये तो हमेशा देते हैं कि ना, मतलब कि गैर मियारी काम होगा तो उसका ठेका ख़त्म हो जाएगा। फिर जब खबर चला हो तो कहते हैं कि 1 साल तक ये रिपेयर करेगा। अच्छा, देखिए सबा हमारा काम, हम ब्रिज हैं आवाम के ना, अगर कोई चीज़ इशू होता है ना तो हम ये नहीं बोलते कि मेयर ने खुद जाके बनाई, हम ये बताते हैं कि मेयर साहब ये चीज़ है, ये गलत बनी है, ये इसका नुकसान हुआ है, इस पर पैसे लगे हैं। सही, किसी के घर के पैसे नहीं, आवाम के टैक्स के पैसे हैं। सही, देखें ये मैं दोबारा कहूँ, जितने भी तरक्याती काम होते हैं तो आवाम जो टैक्स दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में, दीगर टैक्सेस की मद में, जो सूबे को टैक्स मिल रहा है उससे, क्योंकि कोई भी सूबा, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, कोई भी सूबा घर से लाके पैसे नहीं लगाता है, आवाम के टैक्स से लगता है। और बराए मेहरबानी अगर वो हो रहा है ना, तो जो ये कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, तो उन ब्लैक लिस्ट वालों को नहीं दें। ये पहले भी हमारे रिपोर्टर्स ने खबर दी है कि वही ब्लैक लिस्ट वाले जो थे कॉन्ट्रैक्टर, उन्हीं को दिया गया, क्योंकि वो पैसे चलते हैं भाई। सही, अब अगर ऐसा है तो हम देखें, नाराज होने की बात नहीं, कोई भी इदारा हो ना, अगर वो काम वो कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं कर रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्टर का बताते हैं भाई, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो जाके खुद नहीं बनाती है ना। सही, मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं वो खुद जाके तो रोड नहीं बनाते, उनको वो एक ऑर्डर पास करते हैं, फिर वो नीचे जाता है, PC1 बनता है, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, फिर उसका वो जो पेपरा रूल के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने गलत काम किया है, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर स्लो काम कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर ने गलत काम किया है, हम उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है, तो देखिए हमारा काम ये है कि हम इंफॉर्मेशन देना, तो इस इंफॉर्मेशन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पर इंक्वायरी करें। सही, और ये क्यों गलत काम हुआ है वो बताएं। अब मेरा एक सवाल है कि मैं देख रहा हूँ, मैं गुलशन में रहता हूँ, गुनाह है मेरा ना। अच्छा, गुनाह ये है कि मुझे बताया गया कि जो BRT रेड लाइन जो बननी है, सफूरा से लेके आपको कादर मज़ार तक लेके जाना है, उसको मिलाना है। ये मेरा कसूर है कि मैं गुलशन के लिए रहता हूँ, मेरा कसूर है कि मैं क्रॉस करके यूनिवर्सिटी रोड मुझे घर जाना है, और वो मेरा कसूर है कि मैं 2 साल से मैं मतलब कि पागल हो जाता हूँ जब वापस घर जाता हूँ, इतना ट्रैफिक होता है। 4 लेन का ट्रैफिक आपने सर्विस लेन पर डाल दिया। कसूर ये है आवाम का कि वो प्रोजेक्ट चल रहा है, कसूर ये है वो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, कसूर ये है यूनिवर्सिटी रोड ये कब बनेगी वैसे, इसकी अल्लाह को भी नहीं पता होगा, क्योंकि जिन लोगों को दिया गया है, देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है,
कराची यूनिवर्सिटी का मतलब वो 22-23 किलोमीटर अगर हम लेते हैं, आप हेली उड़ाएं वहाँ से, कहाँ से यूनिवर्सिटी रोड, मैंने जो बताया, मुझे जो अफसोस का मुकाम है ना, इतना स्लो काम, मतलब पूरा ट्रैक को कभी यूं खोला हुआ है, कभी यूं खोला हुआ है, अगर आप हेली उड़ाएं पूरा टूवर्ड्स, आप समझ ही नहीं पाएंगे वो कर क्या रहा है। मतलब कि अगर मैं नासा से भी इंजीनियर ले आऊँ ना, वो भी सर पकड़ के बैठ जाएगा, क्या कर रहा है, मतलब पहले यूं बीच में जा रहा है, फिर यूं चला गया है, फिर यूं आ रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी रोड से पहले मैजिक कर दे और एक जगह पे सिर्फ सिंगल ट्रैक है, पता है आपको सबा, जो जौहर वाली रोड से सफूरा से आप आगे आ रही हैं, थोड़ी जगह पे आके जो 2 ट्रैक की लाइन है, आगे जाके सिंगल ट्रैक है वो, यानी 4 ट्रैक वाला ट्रैक पहले 2 ट्रैक पे आया, फिर 2 ट्रैक पे 1 ट्रैक पे आया, वो 1 ट्रैक पे पूरा, मतलब वो जो मतलब मुंजो दड़ों में से आप गुजर रहे हैं ना। अबे भाई आप बीच में काम कर रहे हो, वहाँ काम करो, जो सर्विस लाइन है, इट्स अ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जब भी जगह पे काम करते हैं उसके मुतबादिल रास्ता देते हैं। बिल्कुल पहले आप मुतबादिल रास्ता बनाते हैं, पहले आप ऑल्टरनेट रास्ता देते, आवाम को उनकी मुश्किल दूर करते, उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट बनाते, और जब तक आप बनाते तो बनाते रहते। हमारे यहाँ तो जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो तवील मुद्दती प्रोजेक्ट हो जाता है। चलिए जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई उसामा भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं जो कि हमें थ्रू आउट द डे बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर ये इशू है, यहाँ पर ये इशू है। अब आज जो है, क्योंकि आज दिन का आगाज़ हुआ है और अब जाहिर सी बात है, अब आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो शुरू हो जाएगा शो के बाद। सबसे ज़्यादा चैलेंज किस जगह पर रिपोर्ट करते हुए होता है, जहाँ पर ज़्यादा रश हो या जहाँ पर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो? कौन सी ऐसी रिपोर्टिंग होती है आपके लिए या आप लोगों के लिए जो आपको लगता है नहीं ये बहुत चैलेंजिंग है, ये इधर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजिंग रिपोर्टिंग है, बहुत मुश्किल होता है इधर रिपोर्ट करना? देखिए सबसे पहले तो जब कहीं से हमारी, क्योंकि मेरा क्राइम से ताल्लुक है, तो जब भी अगर कहीं ऐसा कोई फायरिंग हुई या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट, तो हमारी कोशिश होती है कि स्पॉट से जाकर रिपोर्ट करें, क्योंकि जब आप स्पॉट पे जाते हैं तो आपको एक्चुअल चीज़ पता चलती है। क्योंकि पुलिस से आप बात कर लें या रेस्क्यू इदारों से, तो वो कुछ ना कुछ उसमें कमी पेशी कर ही बताते हैं। तो हमारी कोशिश होती है स्पॉट पे जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो रोड की जाते वक्त ही होती है। कहीं पर रोड ऐसे टूटे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। कहीं ऐसा होता है कि ट्रैफिक की जो सूरत हाल होती है उसमें अगर आप फंस गए तो आपका स्पॉट भी गुजर गया, और दीगर चीज़ें जब आप स्पॉट पर पहुंचते तो वहाँ से सब चीज़ें हटा दी जाती हैं, क्योंकि क्राइम सीन है उसको फौरी तौर पर रिमूव करना होता है, डेड बॉडीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है, दीगर चीज़ें तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठा करने होते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रैफिक हो गए, रोड्स हो गए। अब रोड्स जो है वो बन रहे हैं कुछ। आज मैं जब आ रहा था तो मैं औरंगी टाउन से आता हूँ, तो वहाँ ब्रिज, बनारस ब्रिज जो उसकी सूरत हाल बारिश में बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैंने आज देखा कि वो कुछ बन रहे हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो बनती हैं लेकिन उसके जो है वो वही सूरत हाल रहती है। आप जहांगीर रोड की एग्जांपल ले लें कि वो जो सड़क है वो हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बनती है, लेकिन फिर वो बैठ जाती है, उसको पता नहीं क्या है। ये जो हालिया बारिशें होती है उस दौरान भी वो सड़क धंस गई, गाड़ी उसके अंदर चली गई। एक वहाँ पे कुछ दूर जाके निजी चैनल है, टीवी चैनल, उनके जब रिपोर्टर से हमारी दीगर लोगों से मुलाकात होती है तो उनके लिए वो एक फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि वो करीब है थोड़ा सा। तो मतलब जब हम रिपोर्टिंग चैलेंज की बात करें ना कि रिपोर्टिंग करना कितना चैलेंज होता है, उसमें जब आप लोगों को लोगों से बात करनी होती है तो आवाम का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो आप लोगों के लिए भी बड़ा खतरनाक होते हैं, आवाम या लोगों में से, क्योंकि वो कामे बाला में से उनकी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा होता, और जब कोई रिपोर्टर वहाँ पे जाता है तो वो उल्टा आप ही लोगों के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो क्या सिचुएशन होती है, ज़रा हमारे साथ में शेयर करें। हाँ देखिए, उस वक्त क्योंकि अगर किसी फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ ऐसा हुआ हुआ, तो लोग एकदम डिप्रेस होते हैं। वो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगर किसी के साथ किसी की बहन लापता है, किसी की वालिदा लापता है या कुछ। अब मैं 2 रोज़ पहले मुबीना टाउन में गया था, वहाँ पर एक खातून डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने शौहर से दिल बर्दाश्ता होकर, उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने वहाँ पे छलांग लगा दी। अब जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो उनके भाई इलाके मकीन जो है वो मीडिया पे गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग आ गए हैं, आप लोग को बस सिर्फ मसाले वाली खबरें चाहिए, ये चाहिए, आप रुकेंगे नहीं, कुछ देर खड़े होंगे, हमारी बहन चली गई है, वो मिलने रही है। अब उसको तकरीबन 3 रोज आज गुजर चुके हैं। वो वहाँ से मैं स्पॉट पे भी गया, नाले में वो कूदी है रात के 2 बजे, लेकिन जहाँ पे वो कूदी है सब वहाँ पे तकरीबन 2 फीट पानी है, आगे जाके कुछ पानी है ज्यादा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 3 रोज तक किया गया। What was the story behind that? वो क्यों उसने ऐसा कुछ किया, कुछ पता चल सका? वो बेसिकली डॉक्टर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक है, मिशेल उनका नाम है। जिन्ना हॉस्पिटल में अब उनकी हाउस जॉब भी कंप्लीट होने वाली थी, फिजियोथेरेपिस्ट गालिबन वो बन रही थी। तो उन्होंने, उनकी शादी पसंद की शादी थी, पहले वो पिंडी में पढ़ती रही, फिर उसके बाद कराची आई, उनके एक बैंकर से शादी हुई, फिर उनका कुछ घरेलू झगड़ा था, घरेलू तनाज़ा वगैरह हुआ, तो उस दौरान वो रात गए, उनका ज़्यादा फड्डा वगैरह हो गया अपने शौहर के साथ,
तो उस तनाजुर उसमें जाके वो नाले में कूद गए। लेकिन अब पुलिस को जो है वो 3 रोज हो चुके हैं, ना उनकी लाश मिल रही है ना कुछ पता चल रहा है। एक बच्चे ने कहा था कि वो करीबी पार्क में उनको देखा गया है, तो पुलिस अब चेक कर रही है, लेकिन ताहाल उनका जो है इस वक्त तक भी पता नहीं चल सका है कि तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी जगह रिपोर्टिंग करना जो है बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जिस जगह पर हुकामे वाला ना पहुंच रहे हो, इंतजामिया मौजूद ना हो। चलिए जी, एक और टॉप स्टोरी जो आपके साथ में शेयर करते हैं, और हमारी कोशिश होती है ना कि हम आपके साथ में पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करें, कराची का एक पॉजिटिव चेहरा आपको दिखाएं। वहीं पर इतनी ज़्यादा तादाद है क्राइम्स की, वहीं पर इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि फिर हमें वही बताना पड़ता है जो एक्चुअल हमारे शहर में हो रहा होता है। तो ये एक और खबर है जी, इसमें यह है कि डाकू सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर जो है वो फरार हो गए। अच्छा, कराची का इलाका है ये करीमाबाद, जहां पर ये अप्पा कॉलेज के करीब डाकू सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। और पुलिस के मुताबिक जो सुनार है वो सदर सर्राफा बाजार से करीमाबाद आ रहा था। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये वाकया कब रोनुमा हुआ, क्या हुआ, इस हवाले से करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ये एक सुनार हैं जो कि करीमाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो डकैती हुई है, इनसे जो पैसे छीने गए हैं वो है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और ये बाइक की टंकी पे आगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए रख के लेके जा रहे थे। अशरफ भाई, इनको डकैती हुई है, इनको लूटा गया है और ये बाइक पे जा रहे थे पैसे लेके। मैं हैरान हो रहा हूँ, मतलब ये रात का वाकया उसामा बता रहे हैं कि रात का वाकया है, और अब आप देखें कि इतनी बड़ी पेमेंट, बैंक तो बंद होंगे, पेमेंट होगी, और इस वक्त क्या इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस का ये पहले भी मैसेज आया कि कोई भी अमाउंट अगर 10 लाख से ऊपर हो या वो हो तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि सेफ्टी के साथ आपको वहाँ पहुँचाया जाए। मगर इतनी रात गए, 11 बजे रात को ये जो अपडेट आई है, और उसके बाद इतनी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि रात को बाइक के ऊपर, मतलब आप 1 करोड़ से ज़ायद की अमाउंट आप लेके जा रहे हैं, और इसका मतलब रखी हुई है। मैं आपको बताऊं, कल मैं बैंक गया हुआ था, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे सुना तो एक बैंक मैनेजर आया, तो उसने कहा कि कस्टमर की कॉल आई है, वो कह रहा है कि 1 करोड़ की पेमेंट करनी है। तो है, तो उसने कहा सर है, मगर बड़े नोट नहीं है, 1000 के कम है, 500 के ज़्यादा हैं। सही। और उसने कस्टमर को बताया कि सर 1 करोड़ हो जाएगी पेमेंट, लेकिन रकम की जो अमाउंट है 500 रुपये ज़्यादा है। उसने कहा रहने दो भाई। कह रहे कैसे लेके जाऊँगा, 500 वाली गड्डी कितनी हो जाएगी, आप सोचे ना। अब वो अगला क्या सोचा, मैं बैंक से लेके निकलूँ, बैंक से निकले इतना बड़ा गच्चा लेके 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, तो मतलब दूर से क्या हर कोई समझ जाएगा कि कोई बैंक से क्या लेके जाएगा, वो जाहिर है आटा वाटा तो लेके नहीं जाएगा। तो वो भी डर के मारे, हालात ऐसे हैं, उसने मना कर दिया, कह रहे रहने दो भाई। मतलब मुझे ये, चलिए ठीक है, उनके साथ जो वाकया हुआ, जो डाकू उनको लूट के ले गए, बहुत सैड स्टोरी है, बहुत अफसोसनाक बात है कि किसी के पैसे कोई चोरी करके ले जाए, और अल्लाह करे वो रिकवर भी हो जाए उनके पैसे। लेकिन उसामा, बाइक पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए रख के लेके जा रहे हैं। हाँ सपा, देखेंगे रात गए, वारदात हुई है। मेरी SHO गुलबर्ग थाने की हदूद है, जाहिद लोची से मेरी रात तकरीबन 1 बजे बात हुई थी। जब मुझे पता चला तो उनका बताना था कि तकरीबन 11 से 11:30 बजे का वक्त था। ये दानियाल नामी शहरी है जिनसे ये हुई है। तो ये सदर सराफा बाजार में काम करते हैं, बगदादी में इनका घर है। तो ये यहाँ पे किसी को पेमेंट देने जा रहे थे, तो नॉर्मली तौर पर इनका मुलाजिम है, उनके साथ ये जा रहे थे। टंकी पे आगे इन्होंने एक बैग सा था, उसमें रखा है। तो ये जब करीमाबाद के करीब पहुँचे, वहाँ अपने स्पॉट पे पहुँचने ही वाले थे जहाँ इन्होंने जाना था, तो पीछे से मुल्ज़िमान आए पुल पर और इनसे वारदात हुई है, और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूटे गए हैं। और पुलिस को अब तक जो है वो CCTV फुटेजेस वगैरह नहीं मिली हैं। रात 1 बजे तक मुकदमा नहीं हुआ था, अब मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया गया होगा, और मज़ीद भी जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही होगी। और ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, अभी 1 महीने की अगर आप बात कर लें तो ये तकरीबन 3री वारदात है। पहली हुई थी नाज़माबाद के करीब, जहाँ पे चहलुम से 12 रबीउल से 1 दिन पहले, वहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ कुछ रुपए लूटे गए थे। वो 5 मुल्ज़िमान थे कैश, और उसके बाद एक, और वो 3 करोड़ रुपए किस में रख के लेके जा रहे थे? वो उन्होंने एक वैन थी, एक छोटी वैन में रख के लेके जा रहे थे, वैन में रख के लेके जा रहे थे। 5 मुल्ज़िमान है, वो गार्ड भी था, सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ, उसका भी असला लेके चले गया मुल्ज़िमान, वो भी रेकी थी। और इसके अलावा लियाकताबाद में हुई 10 नंबर के करीब एक सुनार थे, उनसे तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए लूटे गए। वो वारदात, तो किसी के भी मुल्ज़िमान जो है वो पकड़े नहीं गए। अच्छा, ऐसी जो वारदातें होती हैं इसमें ज़्यादातर जो होती है वो या तो मौकबरी होती है, और कोई अंदर का शख्स जो होता है वो मुलव्वस होता है, शख्स जो है ना वो कोई ना कोई मिला हुआ होता है, और ये फिर प्रॉपर रैकी होती है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमारे शो पर आए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं और आप कहीं पैसे लेके जा रहे हैं तो उसको एहतियात से लेके जाएं। मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बाइक पे
मतलब ये तो किसी के लिए भी बड़ा शॉकिंग हो सकता है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और आज आपको बताएंगे कि रिश्ते की आड़ में स्कैम भी होता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं टोटकों की, रेमेडीज़ की, जिससे आपको फ़ायदा हो, स्किन को फ़ायदा हो, सेहत को फ़ायदा हो, और बहुत सारे ऐसे टोटके हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम आते हैं। तो हम क्या कहेंगे आपको कि एंटीबायोटिक को आपने कहना है बाय बाय। जी हाँ, और क्यों कहना है ये भी ज़रा जान लीजिए। भाई आपने कहना है एंटीबायोटिक को बाय बाय, और फिर ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी से क्या होगा, इस रेमेडी से जनाब आपके गले की जो सोजिश है वो बेहतर हो जाएगी, खांसी और ज़ुकाम में आपको आराम आ जाएगा, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट कर जाएगा। तो आपने करना क्या है कि 2 जौ लेने, फिर कच्चा लहसुन जो है उसको बारीक सा कूट लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि लहसुन का रस शहद में मिक्स हो जाए, और फिर ये मिक्सचर जो है वो आपने खा लेना है। तो आपने 2 जौ का जो वो होता है कच्चा वो लेना है, और फिर लहसुन बारीक आपने कूट लेना है, फिर उसके बाद आपने 1 चम्मच उसमें शहद मिलाना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर लहसुन का रस शहद में मिक्स कर ताकि हो जाए अच्छी तरीके से, और फिर शहद में मिक्स करके आपने जो है ये खा लेना है। तो इससे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, गले की सोजिश, खांसी और इन तमाम तर चीज़ों से आ जाएगा आपको जनाब आराम। अच्छा जी, ये तो थी वो रेमेडी जो आपको खांसी में मदद करेगी, गले की सोजिश में मदद करेगी। अब कुछ बात कर लेते हैं हम सर्वाइवल स्टोरीज़ की। जी हाँ, आपने बहुत सारी सर्वाइवल स्टोरीज़ देखी भी होंगी, और मुझे भी जब भी मैं मूवीज़ देखती हूँ, चाहे हॉलीवुड की मूवी हो या फिर वो बॉलीवुड की मूवी हो या फिर वो कोई भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री हो, तो मेरा इंटरेस्ट सर्वाइवल मूवीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे लोग बहुत शौक से देखते हैं। एक मूवी थी हॉलीवुड की, कास्टअवे। उसमें एक बंदा होता है जो कि डूब जाता है, साहिल किनारे चला जाता है, और कई दिन तक वो सर्वाइव करता है। लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसके पास जो है साहिल होता है, किनारा होता है, फिर वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़कर खा भी लेता है, और ऐसा नहीं होता कि वो 24-25 घंटे जो है वो एक जगह पर स्टक हो जाए। लेकिन वो तो थी जी मूवी, लेकिन हमारे पास जो एक हीरो हैं, हमारे पास जो एक सर्वाइवर हैं, वो हैं जी असद मजीद नामी शख्स। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि दरियाए चनाब में जो सैलाब आया उसमें बहुत सारे लोग, तकरीबन 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कई ज़ख्मी हैं और लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन ये जो असद मजीद नामी शख्स हैं, ये हैं सर्वाइवल, यानी इन्होंने सर्वाइव किया। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब इनके एरिया में सैलाब आ रहा था तो ये जो है वज़ीराबाद के रसूल नगर के रिहायशी हैं, और इनका बताना ये है कि 3, 4, 5, 6 लोग जो इनके फैमिली में थे अप्रॉक्सीमेटली, इन्होंने उनको कहा कि आप लोगों, उनके पास कश्ती थी तो आप लोग कश्ती से चले जाएं। इनको तैरना भी आता था, और साथ साथ इनको जो इनके मवेशी थे बेले में जाके उसको भी इनको देखना था। तो वो लोग चले गए, आगे निकल गए, और फिर इन्होंने कहा कि मैं अपने मवेशियों को जाके खोलता हूँ और जल्दी जल्दी फिर उनको किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाता हूँ। इतनी देर में जो सैलाब की सूरत हाल थी, यानी जो पानी था उसकी सतह बुलंद होना शुरू हो गई, और जब ये सतह बुलंद होना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है पानी का फ़्लो इतना था, इनके सारे मवेशी जो हैं वो इधर उधर हो गए, सारे मवेशी जो हैं इनके बह गए। अब इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, इनको तैरना आता था तो ये तैरते तैरते एक दरख्त पर पहुँचे। फिर इनका बताना है कि उसकी जो टहनी वहनी थी वो टूट गई, फिर एक और दरख्त इनको नज़र आया। अब इन्होंने उस दरख्त को गनीमत जान के उस दरख्त के साथ ये जैसे चिपट जाते हैं, या फिर बिल्कुल कहना चाहिए स्नेक की तरह किसी चीज़ से लिपट जाना होता है, तो ये उस दरख्त पर चढ़ गए, और इनको बहरहाल एक थोड़ी सी देर के लिए सेफ मुकाम मिल गया। उस पूरे दरिया के बीच में इनको एक दरख्त ऐसा मिला। अब बकौल उनके जो उन्होंने बताया है, एंड इट इज़ रिपोर्टेड इन द BBC ऑल्सो, कि ये शख्स 24 घंटे तक एक दरख्त पर रहा। और ये जो असद मजीद नामी शख्स है, इसने 24 घंटे एक दरख्त पर गुजारे, और ऊपर कोबरा सांप था, और साइड में जो उसकी शाख थी उस पर काले चूहे थे। जी हाँ, और नीचे दरिया। तो अगर ये पानी में कूदते तो बकौल उनके कि मैं वैसे डूब के मर जाता, और अगर जो कोबरा सांप था वो मुझे डस लेता तो मैं वैसे मर जाता, और उसके अलावा फिर अनजानी जगह और खौफ और सारा कुछ। अच्छा, जब ये एक दरख्त से तैर के दूसरे दरख्त की तरफ गए थे तो इनके घर वाले ये मनाजिर देख रहे थे। इनके घर वाले ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या शायद वो डूब गए हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से
कि इन्होंने वो पूरी रात यानी 24 घंटे दरख्त पर गुजारे और जो सांप था वो फन मारता था और सांप ने कुछ जहरीली चीज़ इनकी तरफ फेंकी जो कि खुशकिस्मती से इनको नहीं लगी। और फिर हुआ कुछ इस तरीके से कि ये पूरे 24 घंटे उस दरख्त पर रहे और जब रात आई यानी अंधेरी रात आई तो उसमें ये बताते हैं कि जो पानी की जो आवाज़ है वो बड़ी हैबतनाक थी, बड़ी मतलब डराने वाली थी। बड़ा ही कोई सन्नाटे वाला एक माहौल था, चारों तरफ पानी, बीच में असद मजीद और एक दरख्त, ऊपर था जी सांप और साइड में थे काले चूहे। तो फिर रात को इनको सांप नज़र आना बंदा हो गया और जैसे ये अपना हाथ हिलाते थे तो कोबरा इनकी तरफ फन मारने को लपकता था, तो फिर ये अपना हाथ पीछे कर लेते थे। इनकी टांगें जो हैं वो पानी में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। खैर अब वो बेहतर है, लेकिन हुआ कुछ ये कि इन्होंने सारी रात फिर सांप से बातें की और इन्होंने सांप को कहा कि तुमको भी अल्लाह ने बनाया है, मुझको भी अल्लाह ने बनाया है, और इन्होंने कहा कि तुम मुझे नुकसान ना पहुंचाना और मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और सारी रात बकौल इनके कि मैं सांप से बातें करता रहा। और जब सुबह हुई और पानी जो है कुछ कम हुआ तो इन्होंने जो करीबी आबादी में जो लोग थे उनको जो है आवाज़ें देना शुरू की। और जब आवाज़ें देना शुरू की तो लोग आए और इनको वहाँ से फिर जो है रेस्क्यू किया और फिर ये चले गए। तो ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसको BBC ने भी रिपोर्ट किया और ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हॉलीवुड वाले मूवीज़ बनाते हैं कि किस तरह से सर्वाइवल होता है और वो रियल भी नहीं होती। लेकिन देखें कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, और किस तरह से 24 घंटे एक दरख्त पर सर्वाइव करने वाले ये जो रसूल नगर के रिहायशी हैं, इनके लिए बहुत सारा कहना चाहिए, इनकी बहादुरी के लिए इनको कहना चाहिए कि बहुत सारी इनके लिए दुआएं। और जिस तरीके से इन्होंने इस हौसले और अज़्म का मुजाहरा किया, इनके चारों तरफ मौत थी, बट उन्होंने कहा कि जब मुझे ख्याल आ रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो उनको वालदा का और अपनी बेटी का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था कि उनके घर वाले उनके बग़ैर क्या करेंगे। तो बस बात वही है कि अल्लाह रखे, जिसे अल्लाह रखे तो उसे कौन चके। और ख़ुद भी जब विल पार होती है, जब जीने की विल पार हो, जब कुछ कर गुजरने की विल पार हो ना, तो फिर इस तरह से सर्वाइवल मुमकिन भी होता है। तो हेड्स ऑफ टू हिम। और ये स्टोरी ऐसी स्टोरी थी कि जो मुझे आपके साथ में ज़रूर शेयर करना थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत हार देते हैं। तो मकसद ये है कि आपने ज़िंदगी के किसी भी मौके पर आप कोई भी काम कर रहे हो, हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। क्या बातें हो रही हैं, कभी मिशी खान कह रही हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना, कभी मिशी खान कह रही हैं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, कभी कोई पोस्ट आ रही है कि जी नहीं ये वैक्सीन फ्री में क्यों लग रही है, HPV वैक्सीन, इसके बारे में करेंगे बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं HPV वैक्सीन के हवाले से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के हवाले से। ये जो बहुत सारी स्पेकुलेशन है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे एक्टर जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मिशी खान जो हैं उन्होंने भी HPV वैक्सीन के हवाले से अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज दिया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तनाजुर में जो है वो टेकअप किया है। इस हवाले से लोग इनके इस जो स्टेटमेंट है जो इंस्टाग्राम पर इन्होंने दिया है, इसके हवाले से बात कर रहे हैं, या जो भी इनका व्लॉग है जिसमें इन्होंने ये सब कुछ शेयर किया। डॉक्टर तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। मेरे ख्याल में आपको पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ ही गया होगा और क्या कन्फ्यूजन है ओवरऑल लोगों में भी, तो उस हवाले से क्लियर करें। सर, वो कह रही है क्या आप तमाशा लगाया हुआ है भाई, ये 9 से 14 साल की लड़कियों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सिटी 21 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनवाइट किया, और जो रियल सेंस में जो सिचुएशन है उसको हम आवाम के सामने रखें। हाँ। पहली बात ये कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मिशी खान ने ये अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। अच्छा। सो आई वुड रिक्वेस्ट के डबल चेक, नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया पे इस तरह की चंद और भी चली थी, और आई एम वरीड के या वंडरिंग के आया वो कोई अगर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स के जो भी सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, अगर वो स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड इसमें मेडिकल की फील्ड में, तो हम उनकी बात सर आंखों पे मानते हैं। लेकिन इस तरह की उठ के और अब मैसेज दे दें जिसका आगे इम्पेक्ट पड़े लोगों की लाइफ पे, दैट इज़ समथिंग रियली नॉट अंडरस्टैंडेबल। मैं पब्लिक हेल्थ से डील कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स से, और आई एम स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ।
जब भी कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है उसमें ये कंसर्न्स आते हैं, दुनिया भर में आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये पाकिस्तान इज़ नॉट सो उसका जो बेस वे है आजकल जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, चैट GPT या जो भी आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आप जस्ट वेरीफाई कर लें कि आया ये बात सही है या नहीं है सही। पहली बात तो ये पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लग रही है। 149वां मुल्क है, 148 ममालिक पहले ही ऐसे हैं जहाँ पे ये वैक्सीन बरसों से लग रही है। 2006 से स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड में लग रही है, अमेरिका में लग रही है। मुस्लिम ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, वहाँ लग रही है, UAE, कतर। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत देर से आई। यही खौफ था कि यहाँ थी हमारी जो फियर्स थे कि जी यहाँ जब आएगी तो लोग इसको इस तरह मिसकंसेप्शंस में उड़ा देंगे। सही। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के लिए आपने शायद डॉक्टर फैसल सुल्तान की ट्वीट देखी हो जो उन्होंने मैसेज किया है, ही इज़ लीडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड, राइट, पाकिस्तान में एटलीस्ट। तो ही इज़ द स्पेशलिस्ट, आई वुड से कि जो मोस्ट आई मीन वन ऑफ दोज जो मोस्ट रिलेवेंट पर्सन हैं, दोज हु नो द फैक्ट्स कि जी कैंसर हॉस्पिटल को डील कर रहे हैं, उसमें सर्विकल कैंसर की क्या सिचुएशन है। सो अगर उन लोगों के मैसेजेस हम कन्वे करें तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सर, ये जो HPV की वैक्सीन है, किसी तरह भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि ये इस तरह के मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं, हर कोई अपनी राय जो है इस हवाले से दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स नो बेटर। तो आप ये बताएं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी की बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें जो है वो इस तरह की कोई जो है वो चीज़ें शामिल नहीं है जिसकी वजह से आगे चल के कहा जा रहा है कि जी वो माँ नहीं बन सकती बच्ची आगे जाके, या वट एवर केस। तो वो ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दें। देखें, अभी जो सिंध में लॉन्च हुई है कैंपेन, या पाकिस्तान में जो लॉन्च हुई है, जो पहला बच्चा जिसको वैक्सीन लगी है वो पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर खालिद शफी, उनकी बेटी को लगा है। ठीक। कल डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी की बेटी को लगा है। हाँ। तो और बाकी जो आपके हैं, इसका जो ओनली जो चीज़ हो सकती है वो जो सुई लगने का जो दर्द होता है, हाँ, वो हो सकता है। सही। उस वजह से कोई सूजन हो सकती है, दैट इज़ द ओनली थिंग। ठीक। एक टीका है जो एक कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? हाँ, सही। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बाकी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जो मैं अगर कंक्लूड करूँ, हाँ, तो वो एक हदीस पाक है हमारी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ा दे। तो बग़ैर तहकीक के जो बातें आगे चढ़ी हैं ना, तो वो हमारी शायद पॉपुलेशन उसको ज़्यादा फॉलो कर रही होती है। सही। तो ये HPV जो वैक्सीन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये ज़रा बताएं। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि बस इस वैक्सीन का इतना ही साइड इफ़ेक्ट है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगने का जो पेन है, या वो जो हल्का सा दर्द है, या उससे अगर थोड़ा सा किसी को पेन हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल है। सर, क्या इसके फ़ायदे हैं? HPV वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है? ओके, देखिए, हमारे पास EPI के शेड्यूल में पाकिस्तान में 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ पहले ही हिफाजती टीके मौजूद हैं। ठीक। बच्चों में लगते हैं 2 साल से कम उम्र के बच्चों में, और जब खातून प्रेग्नेंट हो तब उनको हम टेटनस से बचाव के टीके लगते हैं। ये 13वीं बीमारी है जो हमारे शेड्यूल में शामिल हो रही है, जो कि सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, इंग्लैंड वगैरह में जहाँ लग रही है, इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, 100 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं। वो जो फीमेल्स में सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए भी है, इसी तरह जो ओरल कैंसर से उसके भी बचाने की कुछ जो HPV है, दैट कॉज एंड दिस फॉर द प्रिवेंशन एज वेल। तो ये कैंसर है, उससे हो जाए उससे पहले ही बचाने के लिए। सही। फ्लड्स आजकल चल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। हाँ, तो अगर जैसे ये इसका मिसाल मैं आपको फ्लड से देना चाहूँगा। फ्लड आता है और अगर तबाही करके चला जाए तो उसके बाद आप उस पर सारे नुकसान बढ़ते हैं। अगर पहले बंद मजबूत कर दें, पानी गुजर जाए, दैट विल रियली प्रिवेंट द डैमेजेस। वैक्सीन भी इसी तरह है। सही। अगर हम पहले लगवा देंगे तो वो उस बीमारी जो कैंसर है उससे बच जाएगा। यही आप इमेजिन करें, एक कैंसर फीमेल अराउंड 40 to 50 ईयर्स जिसके छोटे बच्चे हैं अभी, एंड शी गेट्स इन्फेक्शन विद सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद उसकी सर्जरी, उसकी कीमोथेरापी, उसकी रेडियोथेरापी, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, मेंटल स्ट्रेस जो फैमिली गुजरती है।
अल्टीमेटली फीमेल डाइज। बिल्कुल, यानी कि इस वैक्सीन का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लोग आराम से इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। मैडम, लोग इस पे बात करें कि वैक्सीन लगाने के नुकसान है। हाँ। मैं ये बात कर रहा हूँ वैक्सीन ना लगाने के क्या क्या नुकसान। बिल्कुल, वैक्सीन ना लगाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए, डॉक्टर तारिक मसूद साहब हमारे शो पर आए। अच्छा जी, अब शो में यह वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ में शेयर करते हैं कि भाई स्कैम जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ बैंक या ऑनलाइन नहीं होते, वो रिश्तों के भी होते हैं, प्रपोजल्स के भी होते हैं। तो इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई ये जो रिश्ते होते हैं, ये बस कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना शादी का लड्डू है, जो खाए पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो सिनेरियो ये है कि अब पाकिस्तान में भी स्कैम प्रपोजल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी और अब्रॉड में भी। और अब्रॉड का ये सिलसिला जो है वो स्कैम प्रपोजल्स का ज़्यादा होता है कि रिश्ता आ गया, सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, मगर फिर उसके बाद पता चलता है कि नहीं जी, ये तो कोई स्कैम था, ये तो कोई फ्रॉड था। किस तरह के फ्रॉड होते हैं, कैसे स्कैम होते हैं, इस पर बात करने के लिए मैच मेकर सबीन अस्फर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा सबीन, किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं आजकल रिश्तों में? रिश्तों में हर तरह के स्कैम होते हैं। अगर आप अब्रॉड के प्रपोजल्स की बात करें तो यूजुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में एक बड़ा पेरेंट्स को होता है कि जी हमारे बच्चों की बाहर शादी हो। एक है उनकी विश होती है कि मोस्ट डिमांडिंग जो हमारे पास बाहर शादी हो, कि बाहर शादी हो, कि चलें जो फैसिलिटीज़ हम अवेल नहीं कर सके, हम अपने बच्चों को नहीं दे सके, वो एटलीस्ट वो शादी करके अब्रॉड में सेटल हो जाए, तो वो बेसिक जो वहाँ की एक चीज़ें होती हैं उसको वो अवेल कर सके, जो एक लाइफ को आपके सेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब अब्रॉड के प्रपोजल्स में प्रॉब्लम क्या होती है, जो सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग है वो ये है कि आप किस तरह से वहाँ की वेरिफिकेशन करें। अच्छा, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर इसमें देना चाहूँगी कि कभी भी कोई इस तरह की चीज़ होती है और कोई स्कैम प्रपोजल निकलता है, कोई इस तरह का फ्रॉड आ जाता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि रिश्ता किसने कराया था। जी मैरिज कंसल्टेंट से रब्ता किया था। तो ये डिस्क्लेमर डे 1 से हमारे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन होता है कि हमने आपसे रब्ता करवा दिया फैमिली का, सारी इसकी वेरिफिकेशन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, सही। फैमिली को हम गाइड इस चीज़ को लेके कर रहे होते हैं। चले, आपने ये उनको डिस्क्लेमर दे दिया कि जी ठीक है, हमने आपके लिए फैमिली ढूंढ दी और आपने इनका इन्फॉर्मेशन निकालना, इनके बारे में पता करना आपकी जिम्मेदारी है। बट ये सजेस्ट तो करें कि कैसे इन्फॉर्मेशन निकालें स्कैम प्रपोजल्स की। स्कैम प्रपोजल्स की देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किस तरह से जो है सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। जो बेसिक चीज़ें जो हम अपने क्लाइंट को जो है वो गाइड कर देते हैं, और जो हम भी जो है अब्रॉड प्रपोजल्स पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़का जो जॉब कर रहा है, कैंडिडेट जो वहाँ पर है वो जॉब कर रहा है, तो उसका वर्क प्लेस, उसका ऑफिस एड्रेस क्या होता है वो हम डिटेल लेते हैं, उसका जॉब कार्ड लेते हैं हम, और उसका जो वहाँ का रेजिडेंस एरिया होता है वो एड्रेस हमारे पास होता है। ये सारी चीज़ें हम फैमिली को प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, अब्रॉड में कोई जाके वेरिफिकेशन नहीं करता। पाकिस्तान में एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि आप एरिया भी विजिट कर रहे होते हैं जाके फैमिली का, आप वर्क प्लेस भी देख रहे होते हैं, और आप उनके जो नियर अबाउट्स हैं वहाँ से भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब्रॉड में ये चीज़ नहीं है, तो हम जो सबसे पहले अपने क्लाइंट को कहते हैं कि उस जगह की आप डिमांड कीजिए, उस कंट्री की, कि जहाँ पे आपके अपने रिसोर्सेज हों, रिलायबल रिसोर्सेज हों। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि अब जो अब्रॉड के ज़्यादातर रिश्ते होते हैं ना, वो ये होते हैं कि अब अगर कोई छोटा सा भी कोई बंदा काम करता है ना, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब जो होता है ना वो ये होता है कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। अब वेरिफिकेशन का जो टाइम है ना, उससे शायद कहीं बात आगे चली गई है। अब क्या होता है कि अगर कोई अब्रॉड में रहता है, उसकी फैमिली अब्रॉड में रहती है और वो यूट्यूब पर है, या वो थोड़ा सा भी रेनाउंड है, या वो थोड़ी सी भी अच्छी फैमिली है, या वेल ऑफ है, तो वो इंस्टाग्राम देखेंगे कि जी वो कहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, उनकी क्या रूटीन है, लड़के ने। अब कॉमन सेंस की बात है कि अब्रॉड में रहने वाले जो कोई शख्स है, या वो वहाँ पैदा हुआ है, या वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उसको इंग्लिश तो आती होगी। तो हमारे यहाँ सबसे पहले लोग इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि जी लड़के को बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, इसका मतलब ये है कि लड़का बड़े ही अरसे से वहाँ पे रह रहा है, ठीक है ना जी। पहली बात तो ये हो जाती है, भाई ये तो वशमल्ले हो गया कि जो उनका होने वाला दामाद है वो भाई आधा अंग्रेज है और आधा जो है हाँ इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, वो ये वाला सिनेरियो है। अब जी आगे तो बढ़ के तो ये तो बड़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। सेकंड, अब तस्वीरें भी देख ली इंस्टाग्राम पर, और फिर यूट्यूब पर भी है, रेनाउंड भी है एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ है। लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब किसी का यूट्यूब भी हो, 4-5 लोग उसे जानते भी हों, इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी चीज़ें भी हों, इसके अलावा अपनी कोई प्रोफाइल भी हो, या अच्छा खासा वेल ऑफ भी हो,
फिर भी अगर प्रपोजल में स्कैम हो जाए तो उसकी क्या वजह होती है, इस पे बात करने के लिए हमें जो है वो सबाहत ने भी ज्वाइन किया, मैच मेकर है, आपको शो में वेलकम करते हैं। कंटिन्यू करना चाहूँगी आपसे कि क्या फिर इसके बावजूद क्या वजूहत हो जाती है कि स्कैम हो जाता है? फिर तो स्कैम नहीं होना चाहिए ना इस सोशल मीडिया के दौर में। देखिए, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको सबसे पहले यही बात कहते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन जो है वो खुद करवाएंगे, हाँ। खुद मुतमईन हो, सेटिस्फाई हो तो ठीक फिर आगे है, वो बात बढ़ाएं। इन्होंने भी की ना सबाहत ने कि आप अपनी वेरिफिकेशन खुद करवा लें। आप लोग कुछ तो सजेस्ट करते होंगे ना, हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करें कि कैसे वेरिफिकेशन करवाएं, क्या प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन करवाने? देखिए, आप वहीं पर ही उस कंट्री में करें जहाँ पे आपके कोई करीबी रिलेटिव रहते हो, अच्छा, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। अब पास दफ़ा ये होते हैं कि वो हमारे दोस्त के भाई वहाँ रहते हैं तो हमने उनके थ्रू करवाया। हाँ। अब देखिए, वहाँ पे रहने वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उस सिटी जाके या उसके ऑफिस जाके सही से मालूमात करें। हाँ। अब वो बस कह देते हैं हाँ ठीक है मैंने मालूमात करवाई, मेरे जानने वाले थे, ठीक है, वो सही निकले। सही। तो उसी कंट्री में करें जहाँ पे आपकी कोई अगर बहन, भाई, खाला, चचा, सही जो रिश्ते हैं ना वो हाँ। हो, जो कि आपको सही मालूमात दे सकें। हाँ। तो आप सबसे पहले उसी कंट्री में जाइए। बाकी ये कि जहाँ लड़का जॉब करता है सबसे पहले वहाँ उसकी मालूमात करें। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं कि हमें कुछ और जॉब बताई गई लेकिन जब देखा तो कुछ और जॉब निकलती है फिर। तो ये मसले बहुत अच्छा, हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि जब सोशल मीडिया का ये टाइम है और इस टाइम पर हर कोई किसी का सोशल मीडिया देखकर इम्प्रेस हो जाता है, वहाँ दूसरा एक ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है कि चलिए जी, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो भी रिश्ता अब्रॉड से आता है भाई लड़के को इंग्लिश आती होगी क्योंकि लड़का वहाँ पे रह रहा है, और लड़का अगर वहाँ पैदा हुआ है या लड़का वहाँ पे 5 साल से या 6 साल से, तो पहले तो आप इस बात से इम्प्रेस होना बंद कर दें कि लड़के को इंग्लिश आती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप फैमिली नोटिस करते हैं या बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं तो उसमें ये भी नोटिस किया करें कि अगर लड़के की फैमिली में और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और फिर भी वो आपको चूज़ कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा ये भी देख लिया करें कि भाई वो अगर बहुत रिच लोग हैं और हम मिडिल क्लास हैं तो वाई दे आर चूजिंग अस, यानी वो हमें क्यों पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ भी ज़रा थोड़ा सा अपनी अकल लगा लिया करें। हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि जी किसी ने सोचा कि उसको बहुत रिच बंदा मिल जाए या रिच फैमिली मिल जाए, वाई वो रिच फैमिली क्यों पसंद कर रही है एक ऐसी फैमिली को जो कि मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हो सकती है। हाँ, अच्छे लोग भी इस दुनिया में भरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को मैटर नहीं करते, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उस तनाजुर में जब आप वेरिफिकेशन करते हैं या स्कैम प्रपोजल को चेक करते हैं। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रिश्तों का मयार सोशल मीडिया चेकिंग, रिश्तों का मयार सोशल मीडिया वेरिफिकेशन किस हद तक कामयाब? जी सबाहत। सबीन। हाँ। अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया को लेके बात करें कि जी सोशल मीडिया से इंस्पायर होंगे और उसको देख के आप अपनी बच्ची का फैसला करें किस्मत का, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। हाँ। सोशल मीडिया आपके अपने हाथ की चीज़ है ना। हाँ। आप उसमें वही चीज़ पोस्ट करेंगे, वही चीज़ लगाएंगे जो आप चाहते हैं दुनिया तक पहुँचे। हाँ। आप अपनी प्लस पॉइंट, आप अपनी अच्छाइयाँ ही दिखाते हैं लोगों को। हाँ। अपनी बुराइयाँ, अपनी कमियाँ कोई नहीं दिखाता। अब्रॉड प्रपोजल में सबसे जो खतरनाक चीज़ होती है, अच्छा मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम और इन सब यूट्यूब वगैरह को मैं कभी भी नहीं कहती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि जी आप चलें इन सब चीज़ों को देख के आप वेरीफाई कर लीजिए और आप ओके कर दीजिए। अगर आपने देखना सोशल मीडिया अकाउंट में, आप लिंक्डइन चेक कीजिए। वो प्रोफेशनल एक अकाउंट होता है जिससे उसकी काबिलियत होती है, उसकी एजुकेशन उसमें हो रही होती है, वो कहाँ जॉब कर रहा होता है, उसका पूरे समझे एक सीवी है उसका। वो उसमें आ जाती है उसकी तमाम चीजें। फैमिली को वेरीफाई आप ऑब्वियसली उससे भी नहीं कर सकते। मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि लिंक्डइन चेक करें, चलिए ठीक है, अगर किसी ने सोशल मीडिया देख रही है तो वो लिंक्डइन देख ले, लेकिन लिंक्डइन पे भी ना बहुत महान लोग होते हैं, बहुत ठीक ठाक वाली गलत इन्फॉर्मेशन डाली होती है या स्किप की होती है अपनी सिचुएशन। जी। तो ये इसमें आप हमेशा वही चीज़ पोस्ट करेंगे जो आपने दुनिया को दिखानी है। जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो स्कैम ये होता है कि यूजुअली लड़के जो है वो जॉब वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे H1 पे चले गए या वो स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, वहाँ जाके जब उनको पेपर चेंज कराने होते हैं वहाँ पे वो आराम से शादी कर लेते हैं। सही मस्ट है। 98% बाहर जो सेटल है उन्होंने यही किया है कि उन्होंने वहाँ पे शादी की है, शादी करके पेपर्स बनवाए, उसके बाद से या तो वो उस बीवी को भी रखते हैं या तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद से सेकंड मैरिज करते हैं। और पाकिस्तान में कभी अनाउंस नहीं होती ये बात। पाकिस्तान से शादी करके बाहर जाएंगे, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी वहाँ शादी करते वक्त। सही। लेकिन अगर आपने यूएस में, यूके में, अब्रॉड में शादी कर ली और आप पाकिस्तान से लड़की लेके जा रहे हैं, आप उसकी वेरिफिकेशन इतना आराम से नहीं करवा सकते। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, 52 इयर्स के वो सिटीज़न है अब्रॉड के, मैं कंट्री भी मेंशन नहीं करूँगी। उन्होंने 2 शादियाँ की यूएस में। सॉरी मैंने कंट्री मेंशन कर दिया। उन्होंने
2 शादियाँ की। अच्छा, उनके पेपर्स बन गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद से वहाँ की ख़वातीन थी, राइट्स बहुत होते हैं वहाँ की ख़वातीन के। जब डिवोर्स का सिलसिला हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन चली गई उनकी वाइफ के पास। उन्होंने फिर तीसरी शादी की पाकिस्तानी लड़की से, 25 साल की लड़की से शादी की। फैमिली ने क्यों शादी की बच्ची की? क्योंकि यूएस सिटीज़न है। ये वाला ड्रीम था कि जी हमें भी बाहर सेट कराएगा, हमारी बच्ची को भी ले जाएगा। तकरीबन 3.5 साल में 2 बच्चे हुए। अच्छा, उस लड़की को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, वो पाकिस्तान में ही रही। ना बुलाया, ना विजिट वीजा, ना उसके पेपर्स। और चले जाते थे। यस, ऐसा था उनका। अच्छा, देखें, यंग लड़की है, नाइंसाफी की पेरेंट्स ने की, बंदे ने भी की कि जस्ट एक औलाद के चक्कर में, और ये कि चलो ये गरीब घर की लड़की से शादी कर लूंगा, पाकिस्तानी लड़की है, इतना बोलेगी नहीं, राइट का पता ही नहीं है ना पाकिस्तान में, तो जैसे रखो भेड़ बकरी की तरह रह लेती हैं। उस लड़की का यहाँ पे अफेयर हो गया। लड़की का अफेयर हो गया, ओके, क्योंकि यंग लड़की थी, डबल एज के बंदे से शादी की उसने, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें फिर मिस कमिटमेंट कहा हुआ कि जी बुला लेंगे, बुलाया नहीं, हालांकि सिटीजन थे वहाँ के, 26-27 साल से रह रहे थे। अब जब इस तरह की चीज़ों की कोई भी लड़की बहक जाती है, टाइम नहीं लगता यहाँ पे, माशाल्लाह से हर चीज़ बड़ी ओपन हो चुकी है पाकिस्तान में भी। अब जब ये चीज़ वहाँ तक पता चलती है, क्योंकि उन्होंने मेड्स वगैरह सबको उन्होंने एक रखा हुआ था चेक के लिए कि बताते रहना घर में कौन कौन आता है। लड़की सेपरेट रह रही थी बच्चों के साथ, खुद ने राइट्स नहीं देने, बाकी रखे हुए सब रखे हैं बताने के लिए। अच्छा, जब पता चला है कि कोई आता है इस तरह का कुछ उनका अफेयर चल रहा है, वो गए, उन्होंने फ्लाइट ली गए और उस लड़की को उन्होंने डिवोर्स कर दिया। ठीक, बच्चे अपनी कस्टडी में ले लिए। अच्छा, सही। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर किसका कसूर है? यहाँ हम पेरेंट्स को कहें कि कसूरवार है, यहाँ जब आप 52 इयर्स के बंदे से एक बिल्कुल लड़की की, तो देखिए अब यहाँ पर मैरिज कंसल्टेंट का तो कोई भी कसूर नहीं है ना। लड़की की फैमिली ने कहा हमें बाहर का लड़का चाहिए, नो मैटर एज क्या है, नो मैटर मैरिटल स्टेटस क्या है, कितनी शादियां हुई हैं, कितनी बीवियां रखी हुई हैं, जी बाहर का रिश्ता चाहिए। वहां से अब्रॉड क्लाइंट ने कहा कि मुझे यहाँ की लड़की चाहिए, नेवर मैरिड चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये ठीक है, चलिए, ये तो आपने ज़्यादातर मैच मेकर वाले, सॉरी टू से, इसी तरह के रिश्ते बता रहे होते हैं जी, जो पहले कोई किसी की शादी हुई है, बाद में जो है वो कोई बच्चे हैं या इस तरह का जो है ना वो मैच करा रहे होते हैं या मैच मेकिंग कर रहे होते हैं। ये जो बैचलर्स हैं, इन ब्रॉड के रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे सबाहत कि ये जो अब्रॉड के जो बैचलर्स के रिश्ते होते हैं, ये जो हैप्पी गो लकी एंड रॉकिंग गाय एंड ऑल दैट, ये किस हद तक कामयाब होते हैं? बैचलर के कामयाब इन केस ऑफ स्कैम प्रपोजल, नॉट फॉर ऑल। जी, बस ये है कि देखिए यहाँ के अगर पाकिस्तान से लड़की जा रही है, फैमिली का यही होता है कि बस बाहर ही भेजना है हमें। दूसरा ये कि कुछ नहीं होगा, कम से कम भाई को ही सेट करवा देगी, वहाँ पहुँच जाए बस किसी तरह से। अब वहाँ पर वो ये नहीं देखते कि वहाँ पर वो पहले से मैरिड है या नहीं है, उनको इतनी फिक्र भी नहीं होती है ना कि अगर है तो चलें कोई बात नहीं, बच्ची तो पहुँच गई ना हमारी वहाँ पर, बस ये होता है पहुँच। ये क्या मतलब ज़िंदगी की कामयाबी इस बात में है कि वो किसी तरह कोई अमेरिका पहुँच जाए, बस किसी तरीके से जो है कोई इंग्लैंड पहुँच जाए, बस शादी हो जाए, बस चले जाएं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे लाख दर्जे बेहतर, इतनी प्रॉब्लम से लाख दर्जे बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप स्टडी पे पैसे लगाएं, खुद जॉब आती है बाहर की, खुद अप्लाई करें, खुद जाएं, खुद एक्सप्लोर करें, दुनिया घूमें, पाकिस्तान आए, बेशक बाहर शादियां करें, लेकिन कम से कम अगर आपने बाहर जाना ही है तो भाई अपने बलबूते पे बाहर जाएं, फिर वहाँ जाके किसी से आप जो है वो एक कंट्री में जाके शादी कर लें। मतलब अगर आप अपनी मेहनत से गए यूएस तो ज़रूर जाएं भाई, लेकिन जब आप शादी इस नियत से करते हैं ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी वांट टू गो यूएस, वी वांट टू गो यूके, वी वांट टू गो सम अदर थिंग, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट, तो फिर वो नियत आ जाती है वहाँ पे। तो फिर शॉर्टकट क्या है? फास्ट फूड का जमाना है ना। अरे जनाब इतना लंबा प्रोसेस कौन करे? कौन करेगा? पेपर बनवाओ, ऑब्वियसली कौन इतना लंबा चौड़ा पड़ेगा? सबसे बड़ा जो इशू है, अच्छा सिर्फ लड़कियों को हम नहीं कहेंगे कि विक्टिम है, लड़के भी विक्टिम है। अच्छा कुछ लालच भी है। अब लड़कों ने जी, यूजुअली मैं एक बात बताऊं, हमारे जैसे प्रोफेशनल डिग्री होल्डर का एक ग्रुप है, उसमें हमारे पास सारे अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के प्रोफाइल शेयर होता है। 15 लड़कियों के प्रोफाइल शेयर होते हैं, एक लड़के का प्रोफाइल शेयर होता है। इतना कम रेशियो, सॉरी टू से, लेकिन लड़कियां ज्यादा एजुकेशन में है, लड़कों का इतना नहीं होता। फिर क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद आजकल है ना ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया, अपना बिजनेस ये वो ये इन सब चीजों में लग जाता है। इस सिचुएशन से रिलेटेड हमारे पास शाहजेब भाई आते हैं, तो हमने उनसे भी पूछा था ना कि भाई क्या सिचुएशन होती है। तो अगर तो आप पढ़कर और प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ वीज़ा लेके ऑन जॉब जा रहे हैं तो ठीक है। अब यही लड़के जो इस तरीके से चले जाते हैं, बस विजिट वीज़े पे गए, स्लिप हो गए या रह गए, वो वहाँ पेट्रोल भर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब अगर 1-1.5 साल बाद वही वहाँ से प्रपोजल भेज रहे हैं
तो यहाँ बैठी कोई लड़की जो है वो तो कहती है वाह, इससे तो अच्छा कोई प्रपोजल ही नहीं हो सकता। कर रहा हो लेकिन बाहर है। हाँ, बस बाहर चले जाएं। अरे भाई, तो आप खुद पढ़ लें, किसी का एहसान क्या करना, आप खुद पढ़ें, खुद अपनी अच्छी सी यूनिवर्सिटी ढूंढें, खुद अपने स्कॉलरशिप पर जाएं। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन आप स्किल पे भी जा सकते हैं। इसीलिए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं इससे, क्योंकि ये बहुत रिलेट करता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर लें। आप अच्छे कपड़े सीती हैं, आप बाहर जा सकती हैं। आप अच्छी डिज़ाइनर हैं, आप अपनी स्किल्स के ऊपर भी बाहर जा सकती हैं। इसके लिए आपको किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ जाके फिर आप किसी से भी, वहाँ का जो सिटीज़न है उससे शादी कर लें। इससे आप स्कैम से भी बच जाएंगे और इस प्रोसेस से भी बच जाएंगे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठा हुआ है, अब आप जो है वो उसके साथ धोखा हो गया, बंदी के साथ, वो कुछ कर नहीं सकती। आप भी वहाँ जाएं, आप भी वहाँ की चीज़ें सीखें, आप भी वहाँ का लॉ सीखें, आप भी वहाँ की सिटीज़न बने और शादी करें। और फिर अगर आपके साथ स्कैम होता है तो डेफिनेटली फिर आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। भाई, कैसे बचना चाहिए ये ज़रा बता दें। अच्छा, बचना कैसे चाहिए? देखें, पहली बात तो वही आ जाती है, फर्स्ट स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन है। हाँ, कि वेरिफिकेशन आप बिल्कुल अपने जो आपके अच्छे रिसोर्सेज हैं, रिलायबल रिसोर्सेज हैं, आप उससे करवाएं। सेकेंडली, हमारे पास आते हैं, हमारे पास MBBS लड़कियां भी आ रही होती हैं कि जी बाहर शादी करनी है, क्योंकि हमने जिस फील्ड में हम पढ़े हुए हैं उसमें जो है बाहरी स्कोप है। तो मैं उनको भी ये कहती हूँ कि आप जाइए, अपनी ही स्किल्स पे जाइए, विजिट वीज़ा लीजिए या जॉब वीज़ा अप्लाई कीजिए, एजुकेशन पे आप जाइए। हाँ। वहाँ जाके आप खुद से देखिए आपका सोलमेट कौन हो सकता है। सही। अच्छा, स्कैम से कैसे बचा जा सकता है? ऑब्वियसली वेरिफिकेशन कीजिए, एक विजिट कर लीजिए पेरेंट्स को। वहाँ पे आपका कोई भी अगर रिश्तेदार है, कोई भी दूर का भी रिश्तेदार है, वो उस तरीके से नहीं बातचीत करेगा, उस तरीके से कभी नहीं देखा गया जैसे आप अपने बच्चे के लिए बातचीत कर सकते हैं। या आपके पास एक आता है ना, गट फीलिंग आ जाती है, गट फीलिंग आ जाती है कि जी मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। आपने जब किसी और के ऊपर अपनी औलाद की जिम्मेदारी डाल दी तो वो उस लिहाज से नहीं लेके चलेगा। एक विजिट कीजिए बाहर का, और कम से कम ऐसी कंट्री में आप डिमांड कीजिए कि जहाँ पे आप खुद भी आना जाना कर सकें। सही। ये सिटीज ऐसी हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, आपकी रीच में हो ये कंट्रीज। हाँ, और नहीं कर सकते तो फिर मिडिल ईस्ट का कर लें, क्योंकि वो फिर भी इजी है। आप दुबई, सऊदी अरब वगैरह, कतर, दोहा, बहुत डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ चले जाएं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि आप यहाँ से बैठ के भी किसी की कंप्लेन कर सकते हैं। भाई, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको किसी ने नुकसान पहुँचाया है और आपके पास एविडेंसेस हैं, तो आप पाकिस्तान से बैठ के भी उसकी कोई कंप्लेन आराम से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सबाहत, बहुत शुक्रिया सबीन, दोनों मैच मेकर्स आज हमारे शो पर आए। अच्छा जी, और बात सारी यही होती है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा हाई फाई जगह पर रिश्ता करने लगे ना, तो ज़रूर ये सोचा करें कि वाई दे आर इंटरेस्टेड इन यू। अल्लाह करे वो तो नसीब की बात होती है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छी जगहों पर भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर ये सोचा करें कि किसी ने अगर आपको अप्रोच किया है तो ऐसी क्या चीज़ है आपके खुद के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप बहुत खूबसूरत हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपकी पर्सनैलिटी जो भी जितनी भी अट्रैक्टिव हो, बट मेक श्योर कि ज़रूर इसके सरकमस्टांसेस सोचा करें। और फिर ये नसीब की बातें भी होती हैं, तो रिश्ते करें, देखभाल के करें, स्कैम से बचें, प्रपोजल्स जो आते हैं उसमें जो बाहर के प्रपोजल्स होते हैं उसके लालच से बचें बस, तो मेरे ख्याल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के शो का कीप वॉचिंग, सीरियस 10।